अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सेल। तो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से मॉलिक्यूल्स आपके पास ये प्रोटीन्स और ये कार्ब का बैकबोन है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और एक फॉस्फेट। बेसिकली ये कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फेट और फिर कहीं पे थोड़ा बहुत नाइट्रोजन कंपोनेंट होता है। ठीक है, हमारे पास ये जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है दैट इज लिपिड बाय लेयर। ठीक है, उसमें हमारे पास दो चीजें बनती हैं, एक आपके पास हेड होता है, एक आपके पास टेल होता है। ठीक है, ये जो आपके पास बाय लिपिड बाय लेयर मॉडल है, ये आपके पास बेसिकली परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी और वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप देखो, अगर इधर हेड की बात करो, ये वाला दैट इज हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लिविंग एंड हाइड्रोफोबिक टेल, दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल दैट इज वाटर रिपेलेंट। अब वो पूछता है कि जो आपके पास ये हेड और टेल है, ये दोनों चीजें मिलकर किस चीज से बने? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बना हुआ, ये एक एमसीक्यू आता है। अच्छा, इसके बाद अगर फर्दर आप आगे चलो तो ये जो हाइड्रोफिलिक है दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, और इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ग्लूकोज, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स की ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, और हाइड्रोफोबिक इज सॉल्युबल इन फैट। ठीक है, दो दो टेल्स होती हैं, एक हेड होता है, एक ही डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीरॉइड्स एंड अल्कोहल। ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वो कहते हैं, अक्सर एमसीक्यू देते हैं कि जी आपके पास एक सॉल्युबिलिटी के लिए क्या है कि वो कहते हैं कि हाइड्रोफिलिक येट हाइड्रोफोबिक येट सॉल्युबल इन लिपिड। ठीक है, इस तरह से देता है कि वो आपके पास हाइड्रोफिलिक येट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, फैट कि आपके पास प्रॉपर्टी क्या होता है, एक चीज होती है आपके पास फैट सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए और वाटर सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, ये स्टीरॉइड्स और इन गैसेस के डिफ्यूजन के लिए। लेकिन अगर आपके पास कहीं पे हो कि वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, मगर फिर भी थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी है उसकी फैट के लिए, तो ऐसी चीज भी डिसॉल्व हो जाती है, हाइड्रोफिलिक येट सॉल्युबल इन फैट। अच्छा चलें, खैर एक एमसीक्यू था मेरे ज़हन में आ गया। अब आपको पता होना चाहिए ये कार्बोहाइड्रेट का कल हम एमसीक्यू कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री में, उसमें कहता है कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? दिस इज द ग्लाइकोकैलिक्स वाला स्ट्रक्चर। ये होती है कार्बोहाइड्रेट मोइटी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट होता है इसमें। अच्छा, फिर हमारे पास दो तरह से प्रोटीन्स पड़ी होती हैं, एक होती है आपके पास ये पेरिफेरल में प्रोटीन, और एक होती है इंटीग्रल। व्हाट इज इंटीग्रल? इंटीग्रल इज जो इंटीग्रिन लाइक अंदर अंदर ये सेंटर में पड़ी हुई है, जो एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों को फेस करी है, सेंटर में ये फॉस्फोलिपिड बाय लेयर को भी कर रहा है। ये चैनल जोन्स हैं, बेसिकली यहाँ से आएगा और यहाँ से आपके सेल के थ्रू चला जाएगा। चैनल्स, प्रोटीन्स, पंप्स, ठीक है, उनकी एक्टिविटी। अच्छा, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, सबका अपना अपना एक फंक्शन है, क्या है हम बाद में देखते हैं। ये देखें, अब ये इंटीग्रल प्रोटीन में चैनल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ऊपर है ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है, लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट, वाइल ग्लाइकोकैलिक्स इज ओनली द कार्बोहाइड्रेट मॉइटी। ठीक है, इसके बाद अब आप देखो इंटीग्रल प्रोटीन्स के साथ ये वाला जोन सा, दिस आर द साइटो स्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या करता है? दिस इज द फिलामेंट विच प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ न्यूप्लाज्म। ठीक है, तो अगर ये नहीं होगा तो सेल से क्या होगा? एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्टेशन होगी। ठीक है, रैपिड डिवीजन होगी, फिर आपके पास प्लेजिया के चांसेस हैं। दिस इज साइटोस्केलेटन। ठीक है, बाकी हमने देख लिया। और कॉम्पोजिशन कितनी है? प्रोटीन कॉम्पोजिशन 55% है। ठीक है, लिपिड कॉम्पोजिशन आपके पास 40% है, कार्बोहाइड्रेट 5% है। इट्स फॉर द ये जो आपके पास है मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन के लिए। इट्स नॉट कि बॉडी में कितना रिक्वायर्ड है, बॉडी में सबसे ज्यादा कार्ब रिक्वायर्ड है 50 to 60%। फिर आपके पास आता है लिपिड्स आते हैं, वो आते हैं आपके पास, अभी मुझे भूल गया है। लिपिड्स और प्रोटीन दो चीजें थी। लिपिड्स मेरे ख्याल से 15 to 25% के साथ आता है। एक सेकेंड, मुझे कंफर्म करना है तो मैं गलत नहीं बताऊं। लिपिड्स 20 to 25% ये। ठीक है, और प्रोटीन 10 to 15%। ठीक है, तो ये आपको बॉडी की जो कॉम्पोजिशन है वो है। और मेम्ब्रेन की होगा तो उसमें सबसे ज्यादा पहले प्रोटीन है, फिर आपके पास लिपिड्स हैं, और फिर 5% आपके पास कार्ब्स हैं।
अभी मैंने ये मटेरियल कहाँ से लिया, ये मैंने इंटरनेट से ली हुई है पिक्चर्स, ठीक है। करेंगे हम रफ़ी से, फर्स्ट एड से, ठीक है, और डबल ए से। अच्छा, प्रोटीन, मोस्ट लिपिड्स एंड अ फ्यू कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर सिंथेसाइज्ड इन। अब बेसिकली इसकी सिंथेसिस कहाँ पे है, प्रोटीन जितना भी है ना उसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आता है। सिंथेसिस आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, पैकेजिंग मतलब जब आप डिलीवरी वाला काम करोगे, दैट विल बी इन आपके पास गोल्जी apparatus. Many lipid species and most carbohydrates of membrane are synthesized in Golgi apparatus. इधर इनकी फर्दर पैकेजिंग और फिर वो ट्रांसफर वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह होगा, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। सेंटर में ये देखो आपके पास न्यूक्लियस और उसके अंदर न्यूक्लियोलस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ अक्सर वो आपको न्यूक्लियोलस का देते हैं, ठीक है। बेसिकली होता है कि आपके पास ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, उससे अगर देखो तो आपके पास मैसेंजर आरएनए, फिर ट्रांसफर आरएनए, आरएनए की सिंथेसिस, आरएनए, फिर आपके पास डीएनए, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। अच्छा, न्यूक्लियस आपके पास सारे एनर्जी वगैरह देगा। इसके बाद क्रोमेटिन, ठीक है, ये आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा हुआ है। दिस इज द क्रोमेटिन मटेरियल। अब दो तरह से क्रोमेटिन पड़ा होता है, एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेटेरो क्रोमेटिन। तो मैंने कल क्लास में एक बताया था निमोनिक, दैट वाज बियर, BEAR। तो दैट इज बी से बेजोफिलिया, ई से आपके पास होगा कि यूक्रोमेटिन, ए से था एक्टिव, और आर से था आरएनए फॉर्मेशन। तो इट इज ट्रांसक्रिप्टिवली, एक्टिवली जितना भी किया, ठीक है, एक्टिव होता है। और बेसिकली फिर ये आरएनए से आपको डीएनए में हेल्प करता है। जबकि हेटेरोक्रोमेटिन इज द कंडेंस्ड फॉर्म, जो कि आप पढ़ नहीं सकते उस क्रोमोसोम को, ठीक है। अच्छा, तो सारा क्रोमेटिन मटेरियल ये इसमें पड़ा होता है। तो जो डीएनए है ना, डीएनए इन इनहेरिटेंस, दैट डीएनए इज फ्रॉम मैटरनल पार्ट, मैटरनल डीएनए, ठीक है। ये मैटरनल डीएनए इनहेरिट करता है बच्चा। अच्छा, फिर इसके इसके अलोंग ये देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके अलोंग आपके पास ये क्या पड़ा हुआ है, दीज आर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे 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 डॉट्स हैं, दीज आर नोन एज राइबोसोम्स। तो एक सीक्वेंस सीपीएसपी पूछते हैं कि अगर आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है और साथ में राइबोसोम्स दिया हुआ है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करेगा। तो देखो, जो छोटा यूनिट है, अल्टीमेटली मशीनरी तो छोटी है, फिर उसने बड़ी प्रोडक्शन देनी है ना, ठीक है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज preferred over rough endoplasmic reticulum. Ribosomes is preferred over rough endoplasmic reticulum फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, अभी मैंने कहा कि इसकी एक टाइप साइटोस्केलेटन है, दैट प्रिवेंट्स द अपना नियोप्लेजिया। और कौन कौन से इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, काफी टाइप के, देख लेते हैं अभी आगे। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिकली क्या काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पास लिपिड, स्टेरॉइड सिंथेसिस, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, एंड कैटाबॉलिज्म, स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। तो सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सारी चीजें याद रह जाती हैं, कैटाबॉलिज्म, लिपिड, स्टेरॉइड, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। लेकिन ये जो मेटाबॉलिज्म है, दैट इज एसोसिएटेड विद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके बाद बेसिकली आपके पास आगे ये वाला अपरेटस पड़ा हुआ, जैसे था गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस फिर क्या करेगा, जितना भी सिंथेसाइज हुआ है उसको प्रोसेस करेगा, पैकेज करेगा, लेवल करेगा, डिलीवर करेगा, दैट इज गोल्जी अपरेटस। फिर यहाँ से बर्ड ऑफ करते हैं लाइजोजाइम्स, लाइजोसोम्स, ठीक है। अब ये क्या है, अराइज फ्रॉम गोल्जी अपरेटस। इनके अंदर लाइजोसोम का एल देखो और हाइड्रोलाइसिस का एल देखो, दीज एल्स आर कॉमन। तो ये हाइड्रोलाइसिस करेगा। इवन जो आपके है ना वो स्पर्म्स में भी लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है, ठीक है। एक्ट्रोसोम ईटिंग प्रोसेस, फेगोसाइटोसिस, वैक्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन। तो एक जगह पे उसने एमसीक्यू पूछा हुआ है कि अनफोल्डेड प्रोटीन के लिए कौन सा होगा, इज इट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और गोल्जी एप्रेटस। तो दैट इज आपके पास लाइसोसोम्स। स्टेनिंग पे करोगे तो बेसिकली क्या है, इट इज अ हॉलो स्ट्रक्चर विद स्ट्रक्चर अराउंड न्यूक्लियस। तो हॉलो स्ट्रक्चर है। इसी तरह एक हॉलो स्ट्रक्चर आपके पास होता है विद सिग्नेट रिंग अपीयरेंस, दैट इज एडिपोज टिश्यू। या फिर आपके पास टिटोरिया जब होगा आपके पास, ठीक है, तो फैटी लिवर होगा उसके अंदर भी, क्योंकि उधर भी फैट एक्यूमुलेशन है। तो वैक्यूलेटेड अपीयरेंस इज ऑफ लाइसोसोम अगर ऑर्गेनेली की बात करोगे, और अगर उसकी बात करोगे आप क्या कहते हैं एडिपोज टिश्यूज के, ठीक है, फिर उसमें सिग्नेट रिंग अपीयरेंस भी है। अच्छा, ये हाली वैक्यूल पड़ा हुआ है, वैक्यूल का सच कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, बट दीज आर द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, सेंट्रो
सेंट्रोसोम्स हैं, दीज आर द सेंट्रोसोम्स। तो मूवमेंट ऑफ सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन में ये हेल्प करेगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, इसके साथ भी है। और बेसिकली दो चीजें होती हैं, ये आपके पास ना ड्यूअल स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, तो 9 पेयर्स होते हैं ये वाले, 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो लंबे लंबे है ये पीछे ऐसे होंगे, और सेंटर में दो होते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आपके पास सीलिया या सेंट्रोसोम या जो भी है। इधर एक होता है डायनेनाम, डायनेनाम, तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। एक ये दूसरा मुझे बताएं, जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं ये किस में होते हैं? बाकी सब में दो होते हैं, ये 3 स्ट्रक्चर किस में होते हैं? रिंग अपीयरेंस। डॉक्टर मेहदीन कल क्लास में थे? मैडम इवनिंग वाली क्लास में नहीं थे, नाइट के अंदर थी। अच्छा, ये ट्रिपल स्ट्रक्चर किस में होता है? एक वो होता है ना कि जिसके अंदर वो ब्रांचिंग हो रही होती है, 4 के बाद फिर वो टूट रहा होता है। नहीं नहीं, ये ना जैसे सेंट्रियोल, सीलिया और इस तरह से ना उसके स्ट्रक्चर में है। किसी के स्ट्रक्चर में ना ये 3 होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये मैडम कंफर्म कर लेती हूँ। 3 microtubules are present in which structure? यहीं से वो छोटे छोटे क्वेश्चंस देते हैं। अगर आपने एक एक पॉइंट मिस नहीं करना लेक्चर्स में, मैंने जितने भी पीछे लेक्चर दिए हैं उसमें सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेंट्रियोल मैडम में ये होगा। सेंट्रियोल, सीलिया हाँ और जी, फ्लैजिला में। जी जी, सेंट्रियोल, सीलिया एंड फ्लैजिला ज्यादा सेंट्रियोल के साथ आता है, ठीक है, सेंट्रियोल के साथ है। सेंट्रियोल, ये एमसीक्यू सेंट्रियोल के साथ आता है। 3, ये 3 मॉडल होंगे ये वाले, ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स। अच्छा, चलें तो हमारे पास ऑर्गेनेली ऑलमोस्ट, हाँ, फिर पेरोक्सिसोम्स हैं। लाइसोसोम्स आर फ्रॉम गोल्जी apparatus एंड पेरोक्सिसोम इज फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको याद रखना, पर से मुराद है कि पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कैटालिसिस ऑक्सीडेजेस, ये फ्री ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज में जोन से बेसिकली होते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इंपॉर्टेंट है सिंगल मेम्ब्रेन, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड के लिए पेरोक्सिसोम्स हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के लिए माइटोकॉन्ड्रिया हैं। दीज टू एमसीक्यूज ऑलवेज कंफ्यूज यू पीपल, ठीक है, कि सिंगल जो लॉन्ग चेन है दैट इज अपना पेरोक्सिसोम्स एंड शॉर्ट चेन इज अपना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हम करते हैं सैंपल पीएलई। शॉर्ट चेन इज माइटोकॉन्ड्रिया, लॉन्ग चेन इज पेरोक्सिसोम, ठीक है। सैंपल शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन। चलो अच्छा, पेरोक्सिसोम्स हो गए, इसके बाद रह गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस, एटीपी प्रोडक्शन, प्रोटीन प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये हमसे क्यों आता है? प्रोटीन प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इनिशिएट एपोप्टोसिस, ये MCQ आता है। बाय एक्टिवेटिंग कैस्पेजेस, ठीक है। तो बेसिकली एपोप्टोसिस कैसे करा रहा है? बाय एक्टिवेटिंग कैस्पेजेस। अच्छा, इसके बाद है एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज, भी माइटोकॉन्ड्रिया में पड़े होते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के अंदर है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पड़े होते हैं। TCA साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा बच्चों मैंने आप लोगों को एक नटशेल में बता दिए। और ओके, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बता दिया, न्यूक्लियस भी बता दिया, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सेल डिवीजन, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन और डीएनए मदर का आता है। हाँ जी, चलें, सेल सारा हो गया, यहाँ से मैंने सेल का स्ट्रक्चर करा दिया, थोड़ा लेट थे, बाद में देख लेना। अच्छा, फिर अभी फेजेस ऑफ सेल साइकिल कर लो, ठीक है। तो हमारे पास इंटरफेज होता है और माइटोसिस होता है। मल्टीपल टाइम्स मैंने बायोकेमिस्ट्री में भी बताया, बट फिर बता रही हूँ। इंटरफेज इज द सेल ग्रोज एंड कॉपीज इट्स डीएनए। G1 फेज होता है सेल ग्रोथ फेज, एस फेज में डीएनए सिंथेसाइज करता है। G2 फिर आपके पास फर्दर ग्रोथ और चेक पॉइंट्स होते हैं और प्रिपेयर करते हैं सेल को फॉर माइटोसिस, ठीक है। अब आपके पास बेसिकली यहाँ पे जो चीज एक इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को, एक मिनट। अच्छा, ये आप लोगों की इसके किम लास्ट इस नोट से, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस मैंने आपको पढ़ा दिए। ये देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा एंजाइम है? एंजाइम फॉर ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन।
जो कि कौन सा था, फॉस्फोराइलेज वाला था, ठीक है। गोल्जी अपरेटस में फिर क्या है कि आपके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये भी मेंशन कर दो, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। और अभी हमने जो माइटोकॉन्ड्रिया किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या पढ़ा था, दैट इज, ये माइक किसका ऑन है, बड़ा शोर आ रहा है बच्चों। अच्छा चलो, ये आपका जो पेरोक्सिसोम है दैट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, और ये जो है अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो भी गोल्जी, अभी दूसरा कौन सा पढ़ रहे थे हम, गोल्जी, ठीक है। इधर साथ में माइटोकॉन्ड्रिया लिख लो। लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स के अब आपके पास ये चीजें पूछते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन कौन सा है, सिंगल मेम्ब्रेन कौन सा है, ठीक है। तो पेरोक्सिसोम्स, वैसे उसमें सब पर है, डबल है, मगर मेम्ब्रेन उसमें सिंगल है, ठीक है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी में डबल होगी। अच्छा, लाइसोसोम्स अभी मैंने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का बताया, ठीक है। और फर्दर आ जाओ तो आपके पास पेरोक्सिसोम्स बता दिया, सिक्रेटरी वेसिकल्स बता दिए, और सिक्योरिटी वेसिकल जो बर्ड ऑफ करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया कि टीसीए साइकिल, और साथ में हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये मैंने बायोकेमिस्ट्री में कल जब हम एमसीक्यूज कर रहे थे तो उसमें भी उसने पूछा हुआ था कि जो ये प्रोटीन का और लिपोजेनेसिस का और साथ में आपके पास टीसीए साइकिल, ये सब कहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, लिपोजेनेसिस कहाँ पे हो रही है और लिपोलिसिस किधर है, और वो कल का टेस्ट परफॉर्म कर लिया आप लोगों ने। जी चलो, प्यूरिन जो उनसे प्यूरिन मेटाबॉलिज्म और पायरिमिडीन मेटाबॉलिज्म, ये हमने कल वो सेल्वेज पाथवे भी किया था और उसकी सिंथेसिस भी की थी। ये सारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ वापस, ये आपके पास है सेल साइकिल, सेल साइकिल में आपके पास है जी नॉट फेज, ठीक है, दैट इज द रेस्टिंग फेज। जी वन फेज है, जी वन फेज में क्या है कि टाइम बिटवीन माइटोसिस एंड द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब सेल आपके पास आएगा, सेल विल फर्स्ट गो इनटू जी वन फेज। जी वन फेज में आपके पास सेंट्रो सोम की डबलिंग और साथ में आरएनए, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस। फिर उसके बाद आपके पास क्या होगा, जी वन फेज से अगर सेल ने डिवाइड नहीं करना तो वो जी नॉट फेज में चला जाएगा, और फिर वहां से सेल चला जाएगा जी टू फेज, फिर चला जाएगा एस फेज में। एस फेज कौन सी है, मैसेंजर आरएनए से जो आपका डीएनए बनना है, दैट इज आपके पास, ओके। अच्छा, इसके बाद सिंथेसिस है, सिंथेसिस में डीएनए सिंथेसाइज होगा, फिर एस फेज से फर्दर आपका पास जी टू फेज चला जाएगा। इधर फर्दर जो छोटी मोटी चीजें हैं उन्होंने सिंथेसाइज करना है, आपको इधर पता क्या होना चाहिए, ड्यूरेशंस, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जी वन फेज। जी वन फेज आपके पास है जी 5 आवर्स, या टिपिकल मेमेलियंस में 16 आवर्स, 16 आवर्स का एस फेज। फिर अगर आप आ जाओ कि आपके पास वो भी 16 आवर्स, 5 आवर्स, 7 आवर्स, ठीक है। 5 आवर्स का है आपके पास जी वन, जी टू, जो एस है वो 7 आवर्स है, जो जी टू है वो 3 आवर्स है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है माइटोसिस। माइटोसिस में फिर फर्दर आपके पास है प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और फिर साइटोकाइनेसिस जब डिवीजन हो रही है, एंड दिस इज अ ड्यूरेशन ऑफ 1। और तो सबसे लंबा वाला फेज कौन सा है आपके पास, सिंथेसिस फेज, ठीक है। फिर सेकंड पे आपके पास है अल्लाह भला करे जी वन फेज, ठीक है। तो यूं याद रखो 7, 5, 3, सबसे पहले एस को याद रखो, फिर एस से ऊपर वाली जी वन फेज को याद रखो, फिर आप नीचे वाली जी टू फेज को याद रखो, और फिर 3, 2 का 1, ठीक है। 1 में क्या आपके पास माइटोसिस, ठीक है। ये पूरा आपके पास टाइम हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर आप आ जाओ तो दैट इज आपके पास बाकी मैंने आपको कल भी पढ़ा दिया, प्रोफेज में क्रोमेटिन कंडेंस्ड टू फॉर्म वेल डिफाइंड क्रोमोसोम्स, ठीक है। ईच क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग एस फेज, होने के बाद डीएनए बना, ठीक है। और अब क्या होगा, उसके अंदर माइटोटिक स्पिंडल्स विच कंटेन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स, ताकि अब उस माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से इक्वेटोरियल प्लेट में फिर उसका सेपरेशन पीछे चले जाएगा, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, प्रोमेटाफेज में क्या है कि इधर न्यूक्लियर इन्वेलप, उधर सारा आपका डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोसोम की जो आपके पास कंडेंसेशन है, उसको रिलैक्सेशन और वो सारी चीजें स्टार्ट होंगी।
प्रोफेज में, ठीक है। अच्छा, प्रोमेटाफेज में क्या होगा, आपके पास न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपियर होना शुरू होगा। फिर मेटाफेज में क्या होगा कि वो आपके इक्वेटर में ऐसे ये सेल है, ये यूं यूं पड़े हुए थे, ठीक है, ये प्रोफेज है, और ये पूरा न्यूक्लियस पड़ा हुआ है इसका मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी एपोप्टोसिस होगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद ये थोड़े से ना लाइक ऐसे थोड़े से अलाइन होना स्टार्ट होंगे। अलाइनमेंट के बाद अब क्या है, आपके पास मेटाफेज स्टार्ट होगा। मेटाफेज में अब फर्दर क्या उन्हें इन्होंने ऐसे करके, ये आपके पास सेंट्रियोल है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स भी अपीयर हो गए, ठीक है। इन्होंने ऐसे इक्वेटर पे ना, यूं इक्वेटर पे खड़े होने, दिस इज मेटाफेज, ठीक है। यहाँ पे आप कैरियोटाइपिंग कर सकते हो। सो मेटाफेज में क्या, क्रोमोसोम लाइन एट मेटाफेज सेल्स कैन बी अरेस्टेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर कौन सा है आपके पास, कोल्चिसिन। व्हाट इज कोल्चिसिन, ये भी आपके पास उसके ट्रीटमेंट में क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, गाउट, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर कौन सा है, कोल्चिसिन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो अपनी बुक के ऊपर। अच्छा, फर्दर है कि ये आपके पास आगे चलो तो एनाफेज है। एनाफेज में अब क्या होगा कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये कंडेंस करेंगे, छोटे हो जाएंगे। छोटे होने से ये आपके क्रोमोसोम को पीछे खींच लेगा। तो दिस इज द आपके पास अब मेटाफेज के बाद एनाफेज, ये अब ऑपोजिट साइड पे ना चले गए हैं, ठीक है। दीज आर द ऑपोजिट साइड वाले। अच्छा, फिर अब एनाफेज हो गया। एनाफेज के बाद टीलोफेज। अब टीलोफेज में बेसिकली क्या होना है, टीलोफेज में ये जोन सा है ना, ये वाला ये पोर्शन इसने डिवाइड कर जाना है। इट्स लाइक ऐसे आलू नहीं होता, अब इसने सेपरेट कर जाना है ये। तो टीलोफेज में डिवाइडिंग फेज है, और जितने भी स्टेम सेल्स हैं वो डिवाइडिंग फेज में होंगे। तो वो टीलोफेज की उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। टीलोमेरेज एंजाइम के साथ अक्सर ये आता है, टीलोमेरेज। अच्छा जी, न्यूक्लियर एनवेलप वो जो आपके पास है ना, दैट इज ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। तो उधर न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो रहा था, यहाँ प्रोमेटाफेज कर लो। और न्यूक्लियस रीअपियर हो रहा है, उधर डिसअपियर हो रहा था। अच्छा, साइटोकाइनेसिस क्या है कि वो जो आपके पास साइटोप्लाज्म की उसकी फरोइंग हुई और फिर उसकी क्लीवेज होगी, ठीक है। बाय द रिंग इज कंपोज ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स, जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनेगा। अच्छा, आइसोमेरिक कॉन्ट्रेक्शन और आइसोटोनिक कॉन्ट्रेक्शन, इसको एज सच करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक चीज वो पूछता है। एक होता है आपके पास, वो कहता है कि अगर आपके पास पैरेलल की जगह परपेंडिकुलरली डिवाइड कर रहे हैं, पैरेलल की जगह परपेंडिकुलरली कर रहे हैं, तो दिस इज द आपके पास आइसो क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, ये तो जो मैंने आप लोगों को कराना था, ये कराना था सेल साइकिल से। हाँ जी, इंटरफेस जोन से दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, और इधर आपके पास क्या पेयर करेगी, बार बॉडी। जब भी हमारे पास सेल डिवाइड करता है तो एक बार बॉडी फीमेल में, और फिर फर्दर क्या होगा कि नेक्स्ट डिवीजन में 3 बार बॉडीज बनेंगी और एक oocyte होगा। अच्छा चलो, किधर चला गया यार, इंटरफेस, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन इन बार बॉडी। प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम विजिबल स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम। प्रोमेटाफेज में क्या है, क्रोमोसोम्स बिगिन टू मूव एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। मेटाफेज अभी हमने किया कि क्रोमोसोम अलाइनमेंट है और साथ में थिकेस्ट होगा और इक्वेटोरियल प्लेट में होगा। एनाफेज में आपके पास वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो कंडेंस करेंगे, और साथ में ऑपोजिट साइड पे मूव करेगा, ठीक है। और वो डिवाइड वो कर जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स। अच्छा, यहाँ से फिर आपके पास आयनाफेज आ गया। टीलोफेज, टीलोफेज में 2 सेपरेट सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम्स रिकंडेंसेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। इंटरफेज क्या है, बेसिकली वो जो एस फेज और जी1 और वो सारी फेज है, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, बार बॉडीज आर स्टडीड। तो बार बॉडी को अगर स्टडी करना है, दैट इज इन आपके पास इंटरफेज। जबकि कैरियोटाइपिंग करनी है तो दैट इज इन मेटाफेज। अच्छा, इंटरफेज डिवाइड्स इनटू जी1 एस, जी2 एम फेज। तो एस फेज इज 7, जी1 इज 5, जी2 इज 3 एंड एम इज 1। और जी1 ग्रोथ फेज प्लस लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। जी1 जो सा अभी वैसे हमने 7 आवर्स किया, लेकिन इसकी वेरिएबिलिटी है 8 to 10 आवर्स। चेक पॉइंट फॉर डीएनए, बल्कि वो जीएनए जी1 नहीं थी, एस फेज थी। एक मिनट है तो, हाँ ये देखो ना, जी1 ने इसने 5 घंटे लिखी हुई है और नीचे 7 घंटे दी हुई है। और इधर एमसीक्यूज में
उसने G1 सबसे ज़्यादा कर दी है, 8 से 10 घंटे। चेक पॉइंट फॉर डीएनए डैमेज। एस फेजेस आपके पास डीएनए रेप्लिकेट करेगा यहाँ पे, 5 to 6 आवर्स हैं। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कैन एक्ट ऑन दिस फेज। G2 फेज है, शॉर्टेस्ट है आपके पास 3 to 4 आवर्स, तो ये तो खैर उसे 3 आवर्स दिया हुआ था। और इफ डीएनए हैज रेप्लिकेटेड प्रॉपर्ली, G2 फेज सेकेंडरी ग्रोथ बिटवीन। अच्छा, ये भी एमसीक्यू देता है कि आपके पास ये G1 है, फिर एस है, फिर G2 है, फिर आपके पास एम है, तो G2 एस और एम के दरमियान है। अभी आपके पास जो एस फेज है दैट इज आपके पास ऑलमोस्ट 7 आवर्स। ये उसने 5 आवर्स बोले थे, मगर अब उसने 8 to 10 कर दिया, तो 8 to 10, और ये फिर आपके पास 7, 5, 3 और 1। ठीक है, इसको ऐसे ही रखो। अगर ये पूछता है तो आपने, वैसे इसको 5 आवर्स के साथ ही है, मगर फिर भी चलो 5 का डबल 10, तो 10 आवर्स और लॉन्गेस्ट फेज है। अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वो। डॉक्टर मेरीन सर देखना जरा ऑथेंटिक सोर्स से कि G1 और एस की और G2 की क्या टाइमिंग्स हैं। जी मैडम, मैं देख रही हूँ। डॉक्टर तैयबा, आप कैसी हैं? मैडम G1 10 आवर्स है। 10 आवर्स ही है, अच्छा। और अपना एस फेज और रेम फेज और G2 सब देखना। G1 कंफर्म करके चलें तो ज्यादा बेहतर है। G2 2 to 4 आवर्स। अच्छा, 2 to 4, और एस? एस फेज 8 आवर्स है। ओके, 8 आवर्स है। चलो 7 to 8 कर लो, 8 to 10 और 2 to 4, अप्रोक्सीमेटली 3। चलें ठीक है, आगे चले। मियोसिस एम फेज, माइटोसिस एम फेज शॉर्टेस्ट है 2 आवर्स, 1 to 2 आवर्स। मसल स्पिंडल अलाइनमेंट असेंबल होगा आपके पास माइटोसिस एम फेज में। न्यूक्लियर कंडेंस डिवाइड है एम फेज के अंदर, और वो उसमें भी कौन सा न्यूक्लियर कंटेंट डिवाइड किस में करेगा आपके पास, जहाँ पे शॉर्टनिंग हो रही है? एनाफेज, ठीक है। एनाफेज था, टीलोफेज था? एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। टीलोफेज में आपके पास वो ब्रेक डाउन हो रही है साइटोप्लाज्म की। अच्छा चलें, इसके बाद आपके पास है न्यूक्लियर कंटेंट डिवाइड हो गया, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग तो ऑपोजिट, दैट इज प्रोफेज। सेंट्रियोल्स की बात कर रहा है, याद रखना, इसको क्रोमोसोम्स नहीं समझना। ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये आपके ऑपोजिट साइड में मूव करते हैं, फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं, फिर फर्दर सब। तो सेंट्रियोल आपका प्रोफेज के साथ है। क्रोमोसोम बिगिन टू डिवाइड इज इन मेटाफेज, बिगिंस टू डिवाइड, अभी डिवाइड नहीं किए। अगर डिवीजन की बात करेगा तो वो एनाफेज में होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज में आते हैं। वो कहते हैं क्रोमोसोम्स डिवाइड्स इन, ठीक है, आपने ये तो देख लिया, उसने बिगिन देखा ही नहीं है। तो बिगिंस मेटाफेज है और डिवीजन में है आपके पास एनाफेज। अगर तो ये डिवीजन नहीं होती प्रॉपरली, नॉन डिसजंक्शन जो आपके पास म्यूटेशंस में होती है, रॉबर्ट्सोनियन और वो सारा कुछ, ठीक है, तो नॉन डिसजंक्शन इज इन नो एनाफेज, तो एक एक्स्ट्रा रह जाता है, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट डिवीजन किस में होगी आपके पास? टीलोफेज। तो टीलोमेरेज एक्टिविटी, टीलोफेज, कंप्लीट डिवीजन, ठीक है। अभी ना क्रोमोसोम की कह रहे, सेल टोटल डिवाइड कर जाएगा। बार बॉडीज क्या होती हैं? हेटेरोक्रोमेटिन होती हैं। बार बॉडीज में क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है। बार बॉडी आपको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आएगा। बार बॉडी टर्नर सिंड्रोम जो कि 45X0 है, तो एक एक्स है, दूसरा नहीं है, तो एक्स्ट्रा कुछ कौन सा होता है उसको आप कहते हो बार बॉडी, तो वो नहीं है। अगर एक फीमेल है एक्स एक्स, तो उसमें एक बार बॉडी है। एक पर्सन है उसको एक्स 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 है, तो उसके अंदर 2 बार बॉडी है। क्लाइन फिल्टर है 47X XY, तो उसके अंदर भी आपके पास 1 बार बॉडी है। लेकिन अगर बार बॉडी मेल और सॉरी अपनी फीमेल और साथ में क्लाइन फिल्टर दिया हुआ है, तो आपने जो प्रेफरेंस में चूज करना है दैट वुड बी द वी फीमेल। अच्छा, इसके बाद आगे चलें तो स्कैंटी बार बॉडी किसमें? टर्नर सिंड्रोम में, क्योंकि उनमें आपकी ओवरीज स्ट्रीक लाइक या एब्सेंट होती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। बार बॉडी इज डायग्नोसिस फॉर टर्नर सिंड्रोम, मगर डेफिनेटिव डायग्नोसिस टर्नर का है, दैट इज कैरियोटाइपिंग। 1 बार बॉडी इन क्लाइन फिल्टर हो गया। कैरियोटाइपिंग इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ कैरियोटाइप
कैरियोपिक्नोटिक न्यूक्लियाई ऑफ एपिथेलियल सेल्स विच एक्सफोलिएट फ्रॉम वेजाइना। तो बेसिकली ना ये वाले जो इंडेक्सेस है ना, इनको एक जगह लिख लो। आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। ये इस दफा ना इन्होंने इंडेक्सेस पूछे हुए थे। अब ये कितने इंडेक्सेस हैं ये देखने पड़ेंगे। तो व्हाट इज कैरियो टाइपिंग इंडेक्स, ये दफा आई हुई थी। इंडेक्स ऑफ कैरियोपिक्नोटिक न्यूक्लियाई, ठीक है, ऑफ एपिथेलियल सेल्स विच एक्सफोलिएट फ्रॉम वजाइना। तो बेसिकली कैरियोलिसिस, कैरियोलाइसिस और कैरियोपिक्नोसिस, ठीक है। तो कहीं पे पिगमेंट कम हो रहा है, कहीं पे सेगमेंटेशन हो रहा है डीएनए का, कहीं पे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो ये 3 टर्म्स हैं, इनको देखना। और फिर रविवल के आगे देखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज। देखो जो आपके पास एस फेज है ना, सिंथेसिस वाला, वहां पे आपके पास जितने भी ये मेटाबोलाइट्स और केमिकल ड्रग्स, कीमोथेरेपी है, वहां पे वो करेंगे। बाकी रेडियो है, ठीक है, एम फेज और आपके पास G2 फेज। अच्छा, प्रोटीन मेक एन एवरेज ऑफ 50% ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। सॉसेज से शेप, ये देखो ना, किडनी शेप, सॉसेज शेप, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम्स कंटेन 40 टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। सो मैंने कहा था एल से लाइसोसोम, हाइड्रोलिटिक, एल से लिटिक, एल से लाइसोसोम, ठीक है। और ये बर्ट ऑफ करते हैं गोल्जी अपरेटस से, वैक्यूलेटेड होते हैं। अच्छा जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ग्रैन्युलर क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का। और अगर राइबोसोम्स है तो राइबोसोम्स को प्रेफर करोगे, और फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एक ग्रैन्युलर जिसके ऊपर ग्रैन्यूल्स नहीं होते, दैट इज स्टीरॉयड की सिंथेसिस, ठीक है। एंटायर बॉडी कंटेन्स 100 ट्रिलियन सेल। चाइल्ड बर्थ, ब्लड क्लॉटिंग इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो बेसिकली एफएसएच एक हार्मोन है जो कि रिलीज हो रहा है, दैट विल कॉज आपके फॉलिकल को बड़ा करना। अब एक टाइम है कि ये 20 साइज का नॉर्मल होना चाहिए, मगर ये 25 का है, तो बेसिकली इट इज नॉट इनहिबिटेड, ठीक है। तो ये बड़ा 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 करते करते तो ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक होगा, तो इसको इनहिबिट करेगा फीमेल के अंदर, दैट इज, ये स्टिमुलेट कर रहा है फॉलिकल्स को। अब इसको बाय नेगेटिव मैकेनिज्म इनहिबिट करने एस्ट्रोजन ने, वो फिर क्या करेगा, इसकी ग्रोथ को फर्दर खत्म करेगा, और फिर एलएच सर से ये रिलीज हो जाएंगे। अच्छा, जबकि आपके पास पॉजिटिव खुशी कौन सी है, ठीक है, दैट इज आपके पास पॉजिटिव, ठीक है। जब चाइल्ड बर्थ होता है तो खुशी खुशी हो जाती है, लेकिन हमें थोड़ी सी फीमेल्स को ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है। तो हीमो is with childbirth positive, and negative is होम्योस्टेसिस। और एसी है, एसी से वैसे तो ऑक्सीजन वगैरह के साथ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और होम्योस्टेसिस इज आपके पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा चले, इसके बाद आपके पास किधर चला गया है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज मैटरनल ओरिजिन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपके पास डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आउटसाइड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपके पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है डिपोलराइजेशन सोडियम इनफ्लक्स से, और जो आपके पास ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या डिपोलराइजेशन की, सॉरी, रिपोलराइजेशन की बात करेगा तो पोटेशियम ई फ्लक्स की बात करेगा। बाकी हर मसल या हर न्यूरॉन उसके अंदर जरूरी नहीं है, कुछ कुछ के एक्शन पोटेंशियल्स डिफरेंट भी होंगे, वो हम देखते हैं कैसे। Detoxification of drug is by smooth endoplasmic reticulum, hydrogen peroxide found in peroxisomes, increased mitochondria presence in, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली कहाँ पे, ये जो एपिकल सरफेस है ना, ठीक है, यहाँ पे सीलिएटेड सेल्स के, एक चीज। दूसरी चीज आपने देखना है कि स्पर्म जोन है, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, हेड है, ये नेक है और ये टेल है। तो कहाँ पे एबंडेंट एबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे, एक तो स्पर्म का देखने, दूसरा आपने देखने हैं कि जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके जेन से गुजरते हैं, हाँ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, न्यूरल मस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन्स, एक्सॉन्स वगैरह, स्पर्म्स, इन सब में कहाँ कहाँ माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, ठीक है। अबेंडेंट कहाँ पे, ये आपके सामने है। अच्छा, मसल एंड प्लेट कंटेन कोलिनेस्टीरेजेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एसिटाइल कोलिनेस्टीरेजेस, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, माइस्थेनिया ग्रेविस वगैरह, तो उसमें यही बेसिकली वो हो रहे होते हैं, इफेक्ट हो रहे होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक जोन से आपके पास ना, ठीक है, एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट होते हैं एंटीबॉडीज वगैरह। अच्छा जी, तो इंक्रीज इन माइटोकॉन्ड्रियल प्रेजेंट, ये हमने कर लिया। एग्जांपल ऑफ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट इज कैरियर मीडिएटेड सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अब मैं बताती हूँ व्हाट इज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है।
वो आगे देखते हैं। तो ये बच्चों आपके पास सारा मैंने सेल साइकिल कंप्लीट करा दिया ये वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि कल जब हमने परसों ऑन्कोलॉजी करनी है तो वहाँ पे भी सेल साइकिल वो पूछेगा, और वहाँ पे फिर आपको ड्रग्स करानी है मैंने साथ में फार्मा की, तो ये आपके लिए ज़रूरी था, ठीक है। कल मैं आपसे पूछूंगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट करना है तो कर लो। चले आगे। तो ये भी वही चीज़ लिखी हुई है, सही है। इसमें बस जो इम्पोर्टेंट है रफ़ी का ये टेबल है, टेबल नंबर 40 है, खोल लो। तो इसके साथ में एक दफ़ा इसको रीड करा देती हूँ। द परमानेंट सेल्स और नॉन रेप्लिकेटिंग आर मायोकार्डियल सेल्स। 3 तरह के सेल्स होते हैं, लेबाइल सेल, स्टेबल सेल और परमानेंट सेल। अच्छा, जो लेबाइल सेल्स हैं ये क्या है आपके पास, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग है एज पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल होम्योस्टेसिस फंक्शन अफेक्टेड बाय कीमोथेरेपी। एक होता है स्टेबल सेल्स और एक होते हैं परमानेंट सेल्स, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी ये प्रेगनेंसी है ना वो अंडर फेवरेबल कंडीशन स्टेबल होगी। आप प्रोजेस्टेरॉन प्रिपरेशन दोगे ताकि एंडोमेट्रियल थिकनेस हो, तो स्टेबिलिटी जो स्टेबल सेल्स हैं उनके लिए आपको चाहिए स्टेबल इन्वायरमेंट, नहीं तो वो क्वेसेंट फेज दैट इज रेस्टिंग फेज में होते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल है आपके पास हेपेटोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, जो आपके पास है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड पेरीऑस्टियल सेल्स, बोन के जो से सेल्स हैं, ठीक है। इसके बाद है परमानेंट सेल्स। तो परमानेंट सेल्स आर दोज, एक दफा डैमेज हो गया, हाइपोक्सिक इंजरी होगी, दे वुड नेवर डेवलप, ठीक है। तो ये है आपके पास अनेबल टू डिवाइड इवन आफ्टर एन इंजरी, तो न्यूरॉन्स, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स, इवन आरबीसीज, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी एग्जांपल्स को आपने बाय हार्ट याद करनी है। और लेबाइल में बोन मैरो, गट एपिथेलियम, स्किन, हेयर फॉलिकल्स एंड जर्म सेल्स, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन सिस्टम है आपके पास इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, दैट इज स्किन। अच्छा, द रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स कैन नॉट अकर बाय रीजनरेशन इन टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ। तो बेसिकली वो कह रहा है कि किस में आपके पास रीजनरेशन नहीं होगी, परमानेंट में। परमानेंट सेल्स आप नीचे एग्जांपल से देता है और कहते हैं कौन से हैं, तो मायोकार्डियल सेल्स अकॉर्डिंग टू potential regeneration ability the mammalian cells most likely are the covering epithelia and blood cells are labile cells, ठीक है। तो labile cells की एग्जांपल उसने पूछी हुई है कि epithelial covering, epithelium slough ऑफ होती रहती है ना, जैसे सांप अपनी स्किन को करता रहता है चेंज, वैसे हमारी एपिडर्मिस जाया होगी तो खुद ही चेंज होती जाएगी। एक्सक्यूज मी मैडम, एक बस जी जी। पॉइंट पूछना आपसे, ये आप रफ़ी 14th एडिशन पढ़ा रही हैं? जी जी, आपके पास नहीं लिखा हुआ? नहीं मैडम, ये हाँ, मैं 12th एडिशन 14। में नहीं है। ओके ओके, मैं 14th एडिशन करा रही हूँ। ओके। एक्चुअली ना मैंने कोशिश की है कि सबको अपडेटेड काम ही मिले, बाद में बच्चों को ये भी बड़ा हो जाता है कि हमने 14 लिया, आपने तो सिर्फ पढ़ाई नहीं। अच्छा, द कवरिंग एपिथेलियम में अभी थोड़ी देर बाद पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। एपिथेलियम एंड ब्लड सेल्स आर लेबाइल सेल्स और ऑल्फैक्टरी नर्व सेल रिपेयर ऑन और चेंज इन एवरी 2 वीक्स ड्यू टू बेसल सेल्स। तो बेसिकली ये जो बेसल एक्टिविटी है ना, किसी चीज ने भी अपनी रीजनरेट करनी है, इट विल रीजनरेट फ्रॉम द आपकी बेसल लेयर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन जो आपके पास है ये अल्लाह भला करे यूट्रस, फंक्शनल होती है, पेरिटाइलस होती है और बेजेल होती है। बेजेल रह जाती है, बाकी दोनों उड़ जाती हैं, ठीक है। तो बेजेल फिर से रीजनरेट करवाता है। और ये अब आपके पास जो डबल एक है ना टेबल, ठीक है, उसके अंदर ये लिखे हुए बाइल सेल्स आर डिवाइडिंग सरफेस एपिथेलियम, कलमनर एपिथेलियम, जीआई ट्रैक, यूट्रस, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है फॉलोपियन ट्यूब, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ यूरिनरी ट्रैक, सेल ऑफ स्प्लेनिक, लिम्फोइड एंड हेमाटोपोटिक टिश्यूज। तो जितना भी आपके पास ये ना अल्लाह भला करे, आपके पास लिम्फोइटिक बेसिकली सिस्टम और एपिथेलियम भी बेसिकली इम्यूनिटी में कर रहा है, तो दैट आर लेबाइल डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब देखो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम, कलमनर एपिथेलियम, तो तमाम एपिथेलियम्स। अच्छा जी, और इसके बाद स्टेबल है, स्टेबल में पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ लिवर है, किडनी है, ठीक है, और पेंक्रियाज है। कि जब आपने उसे कहना यार हाइपर फंक्शनिंग चाहिए तो वो फिर डिवाइड करना शुरू करेगा किडनी को। अब लेट्स सपोज हाइपोक्सिक इंजरी नहीं, मगर आपका डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, आपने एक्सक्रीट ज्यादा करना है, तो किडनी कहेगी यार अपने सेल्स को जल्दी से डिवाइड करो, ठीक है। तो अगर डिमांड बढ़ गई है तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन द टिश्यू विल डिवाइड, इट इज नोन एज स्टेबल आपके पास, ठीक है। तो इसमें आपके पास लिवर है, किडनी है,
पेंक्रियाज है। तो देखो सारी चीजें आसपास ही पड़ी हुई है ना, अगर ध्यान करो तो दिस इज द लिवर, लिवर के साथ इधर ही किडनी है और यहाँ पेंक्रियाज पड़े हैं, ठीक है। अच्छा चलो, तो मेसेंकाइमल सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट एंड स्मूथ सेल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, ये वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स परमानेंट सेल्स हैं, नर्व स्केलेटल कार्डियक, इसमें भी आपके पास सीक्वेंस है, दैट इज लेंस। और लेंस को अपने उसके लिए क्या जरूरी है, ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लाकोमा हो जाएगा जब सॉर्बिटॉल, बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज सॉर्बिटॉल इनटू फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज वो फिर आपका अपना ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में चला जाएगा। अच्छा चलो खैर, तो स्केलेटल मसल्स, पहले लेंस है, फिर स्केलेटल मसल्स हैं, फिर न्यूरॉन्स हैं, फिर कार्डियक है। अब याद कैसे रहेगा कि हमने इसको किस तरह करना है, CNS, ठीक है, CNS और L से लेंस, ठीक है। तो लेंस है, फिर आपके पास स्केलेटल है, फिर आपके पास न्यूरॉन्स है, फिर कार्डियक सेल्स है, CNS लेंस, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपके पास सेल डिवीजन। अब लोग अक्सर मुझे कह रहे हैं कि आप सेगमेंट्स में मत तोड़ें चैप्टर को, बताएं क्या करें डॉक्टर मेहरीन। मैडम सेगमेंट में जैसे आपने कल एक्सप्लेन किया था उसमें छोटी छोटी वीडियोस होती हैं तो बंदे को हौसला होता है कि चलो इतनी वीडियो हो गई।